नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से अभी की अगर आप स्थिति की बात करें तो देश के राजनीति का रूप किस प्रकार से बदल रहा है, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अभी हुआ वो इससे पहले इस देश में क्यों नहीं हुआ, जबकि ये पहला मौका नहीं था जब इस देश ने कोई लड़ाई लड़ी। देश के आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक की अगर आप बात करें तो हमने 4 लड़ाई लड़ी थी। ये 5वीं लड़ाई थी ऑपरेशन सिंदूर, जो कि इसको कह सकते हैं कि एक सिर्फ टेलर था। और इस 4 दिन के टेलर में भारत ने जो कुछ भी किया, दिखाया और जिस प्रकार से अपनी बातों को पूरे वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ अपने डेलीगेशन को भेजकर रखा, इसके मायने अपने आप में जबरदस्त हैं। अब इसकी शुरुआत जब हुई और ब्रीफिंग की बात हुई कि सेना ने क्या कुछ किया, क्योंकि इससे पहले जब उरी हमला हुआ था और पुलवामा अटैक हुआ था और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अपने देश के विपक्षी दल और खास करके कांग्रेस सरकार से लगातार सबूत मांग रही है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसकी ब्रीफिंग की जिम्मेदारी सेना ने दी। किसको? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। इसे आप इस नज़रिए से भी समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी काम करता है। निश्चित रूप से इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और खास करके प्रधानमंत्री की बात जहां होती है और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कुछ समय से वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर कई तरह के काम किए, उसी की कड़ी में इसको देखा जाता है। और यही वजह है कि इसमें 2 लेडी को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा गया, जिन्होंने कितनी प्रमुखता से अपनी बातों को रखा, ये पूरे देश ने देखा। अब बात मैं जो कर रहा हूं, ये कैसे इस देश की राजनीति का रूप बदल रहा है, जो कि मैंने टाइटल ही रखा है, उसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने इससे पहले 4 युद्ध लड़े और ये सारी चीजें इससे अछूती थी। उसके बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो जिस प्रकार से ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जो औपचारिकता होती भी है, और मीटिंग से निकलने के बाद जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने सरकार के हर फैसले के साथ रहने की मंजूरी दी, निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से सही नहीं था। मतलब
उनकी जुबान पे तो ये बातें थी, लेकिन उनको निश्चित तौर पे सरकार का विरोध करना था। और जब सेना ने अपनी ब्रीफिंग देकर हर चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया, उसके बाद भी आज की स्थिति आप देख रहे हैं। आज इस ऑपरेशन को हुए 1 महीने हो गए, लेकिन खास करके कांग्रेस जिस प्रकार से सरकार पर अटैक कर रही है, सेना पे अटैक करती है और सवाल खड़े कर रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और कांग्रेस की दोहरी चरित्र की एक पराकाष्ठा इसको कह सकते हैं, वो दिखती है इस बात में। इसके अलावा जो पार्लियामेंट डेलीगेशन गया, 30-32 देशों में इन्होंने अलग अलग 7 ग्रुप बने थे, और उसमें उन सभी विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल किया गया जो कभी भी सरकार और नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते। यह भी इन 77 सालों में पहली बार हुआ। लोग कहते हैं कि सरकार चलाना एक अलग बात होती है, और सरकार चलाने के साथ देश कैसे चलाया जाता है, इसका प्रमाण मोदी सरकार ने दिया। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जितने भी नेता शामिल हुए, चाहे कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, आरजेडी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या अन्य डीएमके के हों और भी अन्य दल, उन सभी का अपने पार्टी हित से उठकर विदेशों में सरकार के पक्ष में सरकार ने क्या किया, इसको जिस प्रकार से अपनी बातों को प्रमुखता से रखा, ये भारत की राजनीतिक बदलाव का ही एक प्रमाण देखने को मिला कि जो लोग कभी नरेंद्र मोदी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बारे में एक भी सही से बात नहीं बोले होंगे आज तक, उन्होंने भी राष्ट्र हित में सरकार की बातों को प्रमुखता से विदेशों में जाकर के रखा। ये वाकई में काबिले तारीफ काम सरकार ने किया, और ये दिखाता है कि ये सिर्फ सत्ता चलाने वाली सरकार नहीं है, ये इस देश को कैसे चला सकती है उसका भी प्रमाण इससे मिला। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, इन डेलीगेशन में पहली बार इतने मुस्लिम सांसदों को शामिल किया गया। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस वोट मुस्लिम से लेती, लेकिन मुस्लिम सांसद उससे जो बनते हैं उनकी क्या स्थिति है यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने जो डेलीगेशन बनाया उसमें कई सारे अन्य पार्टियों के मुस्लिम सांसदों को भी शामिल किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस दल से हैं, यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई किस प्रकार से होती है, वो एक साइड में रखकर
अपनी पार्टी के हित को साइड में रखते हुए उस डेलीगेशन में जाते हैं और जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण था। और इससे एक बात यह भी साबित होती है कि भले ही वो हर एक बात पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते हों, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हों, लेकिन जब इस डेलीगेशन के वापस आने के बाद अपनी बातों को वो सोचेंगे, इसके बाद के आने वाले समय में, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि कहाँ पर वो सही हैं और कहाँ पर गलत। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डेलीगेशन लौट कर आया और इन्होंने जो बातें रखी, क्या इसका प्रभाव आने वाले समय में जो राजनीतिक लड़ाई देश में होगी उस पे कैसा पड़ेगा? तो निश्चित तौर पे इसका असर कुछ समय के लिए ही है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कल के डेट में कोई भी ऐसा मुद्दा जो सरकार के देश के हित में होगा, उसमें यही लोग सरकार की बातों को प्रमुखता से रख सकते हैं। ये चीज़ इस देश में इन 77 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में देखने को मिला। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अब जब जीएसटी लॉ हुआ था, उसमें कई सारे भाजपा के ही लोग उस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सदनों से इस बिल को पास कराया। आर्टिकल 370 में राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी वो बिल सदन से पास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग सरकार के समर्थन में सपोर्ट किए, उनके दिमाग में देश हित की बातें कहीं ना कहीं तो जरूर होगी, नहीं तो ये बिल पास नहीं होता। और अब उन दो नेताओं की बात होनी भी जरूरी है, जिन्होंने अपने पार्टी लाइन से हटकर देश को सर्वोपरि रखा। यह अपने आप में इस डेलीगेशन का मिसाल बन गया। उसमें पहले नेता हैं शशि थरूर, जो कांग्रेस से आते हैं, और दूसरे हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नरेंद्र मोदी NDA सरकार के बारे में कभी कुछ अच्छा बोलते हुए आपने सुना? शायद आप खोजेंगे भी तो ये दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने इस डेलीगेशन के माध्यम से अन्य देशों में अपनी बात को रखते हुए भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मजबूती से अपने देश का पक्ष रखा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं और आने वाले भविष्य में भी इस बात की चर्चा होगी ही होगी। देखिए, सवाल यह नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, और निश्चित तौर पर हर किसी को राजनीति करनी है, हर किसी की राजनीतिक पार्टी है, हर किसी की अपनी राजनीतिक सोच है, अलग अलग लोगों के रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यह एक अच्छी बात हुई
कि राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर इन्होंने पार्टी हित से ऊपर उठकर जिस प्रकार से इस देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी बातों को रखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो उसके लिए उनको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और इसे मुझे बोलने में कोई गुरेज भी नहीं। वहीं दूसरे जो नेता की बात मैंने की, शशि थरूर की, आपको याद होगा कि इनका जब चयन हुआ था तो कैसे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्विटर में मीडिया के माध्यम से बोला कि हमने तो उनका नाम ही नहीं दिया था। और शशि थरूर ने एक बात की थी, आपको शशि थरूर के बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वो 4 बार से सांसद है, विदेश मामलों के जानकार व्यक्ति, और इसीलिए उनको शामिल भी किया गया था। और इस बात से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जिस प्रकार से नाराजगी थी, यह भी आप सभी ने देखा। लेकिन शशि थरूर ने एक बात कही कि ये देश के लिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन है और इसे मैं पार्टी से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश का सेवा करने का मौका मिला है, तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह अपने आप में इन दो नेताओं के लिए बहुत ही अकल्पनीय और देश के लिए जिम्मेवारी भरे कदम हमेशा माने जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश में राजनीति का रूप इस प्रकार से बदलेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस कार्यकाल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है या एनडीए की सरकार। जिस प्रकार से फैसले लिए गए, जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जो अविस्मरणीय, जो लगता था कि ये काम नहीं हो सकता, वो सारे काम इस सरकार के बनने के बाद हो रहे। अब इसके कंक्लूजन पे अगर हम आए तो इसका क्या निष्कर्ष देखने को मिला? राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह बदलाव दोनों तरह के, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, देश के राजनीतिक वर्ग का एक धड़ा देश के लिए अपने राजनीतिक विरोधी के साथ खड़ा होने को भी तैयार, और दूसरा वर्ग है जो देश हित के लिए भी राजनीतिक विरोधी की नीति से हटने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मतभेद संकट में कांग्रेस में, क्षेत्रीय दलों में इस मुद्दे पर ज्यादा मतभेद नहीं, पर कांग्रेस की स्थिति अलग दिखाई देती है। कांग्रेस इस मामले में 2 फाड़ नजर आ रही है। हालात यह हो गई है कि उसे भाजपा और मोदी से लड़ने से पहले उसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सरकार के समर्थन में और कांग्रेस के रुख से बिल्कुल अलग हैं। कांग्रेस के लिए अपना घर ठीक करने की चुनौती है। यह राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए भी
चुनौतीपूर्ण समय। इसलिए मैं अपने टाइटल में इस बात को बार बार दोहराया कि देश में राजनीति का रूप इस प्रकार से बदलेगा, यह इस सरकार की क्षमता, सरकार चलाने की और देश चलाने की मजबूती को प्रदान करता है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।